तो बात ये, अब हम पढ़ रहे हैं एल आर सर्किट। अब रीडिंग लगा रहे हैं किसकी, एल आर सर्किट की रीडिंग लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो एल आर सर्किट में क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या इसके बराबर होगी। ऐसा होगा कि इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज इसके बराबर हो। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर है ना, जो चीज होल्ड नहीं करती ना, वो पता है क्या चीज है, किरचॉफ लॉ होल्ड नहीं करता। इसमें फैराडे लॉ होल्ड करता है। और फैराडे क्या कहता है, एक क्लोज लूप के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप जीरो नहीं होता, वो होता है डी फाई बाई डी टी। पढ़ा है ना तुमने, ई डॉट डी एल ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। हाँ है ना। जबकि किरचॉफ लॉ क्या कहता है, ई डॉट डी एल ओवर ए क्लोज लूप शुड बी इक्वल टू जीरो। आई बात समझ, क्या बात समझ में आ गई सबको? तो अगर मान लो इसमें इस तरफ यो करंट जा रहा है, ठीक है, ई माइनस आई आर should be equal to minus should be equal to plus L di by dt। बात समझ में आई है नहीं? ये इक्वेशन है, ये आई है, एल नहीं है, माइनस आई है, ठीक है। तो इसमें करंट यूं जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होगी, आया ना, सॉरी सॉरी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होगी, तभी ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, तभी करंट यूं जा सकते हैं इसके अंदर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होगी, तो तुम देखोगे अगर तुम करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो इधर से इधर जाओगे तो ई इधर है और डीएल इधर है, तो ये चीज क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। बात समझ में आई है नहीं? मैं तुम्हें ना जो इक्वेशन है ना फैराडे लॉ की इक्वेशन रियली में जो है मैं वो सिखा रहा हूँ, तुम्हें अप्लाई करना, ठीक है। तो देखो एक बार मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, ई इधर है, डीएल इधर है, तो तुम्हारे पास पोटेंशियल डिफरेंस से आ जाएगा, ई किसके बराबर होगा, ई इंटू एल के बराबर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव माइनस, अगर आप किसकी डायरेक्शन में चल रहे हो, आई की डायरेक्शन में। ये तो ई की डायरेक्शन में चल रहे हो, ई और डीएल दोनों सेम ही डायरेक्शन में आएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आई आर। और जब आई की डायरेक्शन में जब आप जाते हो तो साथ में आपको हमेशा लिखना माइनस एल टी आई बाई डी, मतलब हमेशा। मैं ये कह रहा हूँ जब भी आप करंट की डायरेक्शन में जाओगे, करंट की डायरेक्शन में जाओगे और फिर आपके पास इंडक्टर आता है, तो आपको इक्वल टू क्या लिखना है, माइनस एल टी आई बाई डी टी लिखना है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे तो पता है क्या है, इस टर्म को इधर लेकर आ जाते हैं लोग, तो ये क्या हो जाती है, माइनस ई प्लस आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी शुड बी इक्वल टू जीरो। लोग इसको सोचते हैं कि यार ये किरचॉफ लॉ है। यार कोई इक्वेशन हो, ए प्लस बी इक्वल टू सी,
तो a प्लस बी इक्वल माइनस सी इक्वल टू 0, तो हर इक्वेशन को ऐसे तो लिख ही सकते हो। तो ये किरचॉफ लॉ थोड़ी है, ये किरचॉफ लॉ नहीं है, ये फैराडे लॉ है। किसी भी इक्वेशन की सारी टर्म एक तरफ तक इक्वल टू 0 लिख दे तो लोग सोचते हैं वो किरचॉफ लॉ, वो किरचॉफ लॉ नहीं है। ठीक है, एक्चुअली किरचॉफ लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ फैराडे लॉ। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती है, ठीक है, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होता, तो इक्वल टू 0 होता है क्लोज लूप का पोटेंशियल ड्रॉप ई डॉट डी। क्या बात समझ में आ गई सबको? क्या बात सबको समझ में आ गई इसी तरह से? तो अब सुन लो ये बात समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया बात है। तो सबसे पहले किरचॉफ लॉ नहीं है, ठीक है, ये कौन सा लॉ है? अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। अब तुम्हें पता है E किसके बराबर आ जाएगा? चलो अगर अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो वोल्टेज है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये चीज है, ये चीज आ जाएगी। आया ना? ठीक है, अब इसको तुम क्या लिख सकते हो? अरे इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, मैं इसको सॉल्व ऐसे करूंगा ही नहीं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसका सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ यार ऐसे सॉल्व करना ही क्यों है? मेरे को बढ़िया ही नहीं लग रहा है ऐसे सॉल्व करना, मेरे को ऐसे सॉल्व करना बढ़िया नहीं लग रहा। अगर आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत बढ़िया है, इंटीग्रल कैलकुलस बहुत बढ़िया है, ये पार्ट आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो तुम इसको सॉल्व कर लेना, वरना नहीं कर पाओगे। तो मैं कह रहा हूँ कि यार ऐसे सॉल्व करना ही नहीं है एक एक को। सिंपल तरीका क्या, तुम्हें फेजर आता है ना, फेजर आता है ना, मैं उसी से समझा दूंगा सारा का सारा। आप ये मान लो इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, ठीक है, जो वोल्टेज है वो क्या है, ई है, तो तुम देखोगे इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो देखो क्या होगा, E इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी। दिस इज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। क्या अलग बात समझ में आ गई? अब मेरे को ये चीज पता है वो ये है कि मेरे को एक चीज बताओ, दो ध्यान से समझना मैं जो बात कर रहा हूं। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है इसका? इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है? ये आएगा, सही बात है। इसका तो रेजिस्टेंस क्या है, आ रही है ना? ये यहाँ से बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो,
मान लो आपका करंट का फंक्शन है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब हमें जो कैलकुलेट करना है ना, हमें जो कैलकुलेट करना है ना, वो देखो ये कैलकुलेट करना है। मान लो करंट यहाँ पे है आई नॉट, ठीक है। अब ध्यान से समझना, करंट यहाँ पे है, तो एवं बताओ जो करंट इसके थ्रू जा रहा होगा वही करंट इसके थ्रू जा रहा होगा, तो दोनों के थ्रू करंट तो सेम ही जा रहा होगा ना। मेरी बात समझ में आई? दोनों के थ्रू करंट तो सेम ही जा रहा है। एवं बताओ इसके अक्रॉस वोल्टेज, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज करंट से, भाई इसके थ्रू आई करंट जा रहा है, आई नॉट करंट जा रहा है, तो इसके थ्रू जो वोल्टेज है वो इससे आगे होगी या पीछे होगी? दैट इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तुम्हें पता है आगे होती है, आया ना, आगे होती है वोल्टेज, है ना। करंट पीछे रहता है इंडक्टर में, तो वोल्टेज आगे रहती है, तो ये वोल्टेज किसके अक्रॉस है? दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, या वीएन लिख दो, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। और इसके अंदर वोल्टेज क्या रहेगी? करंट के साथ ही रहती है, करंट और वोल्टेज सेम ही फेज में रहते हैं इसके अंदर, आया ना। तो इसके अंदर जो वोल्टेज होगी ना वो यहाँ पे होगी, ये आर नॉट और एल नॉट, क्योंकि ये पीक वैल्यू है। क्या बात समझ में आई? और अब ध्यान से समझो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, अब मैं कोई दूसरी जगह बनाने की कोशिश करूंगा रिजल्टेंट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मान लो कुछ यहाँ आ गया, ये वैल्यू है कि क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई सबको? ये आपका एंगल है ओमेगा टी, ठीक है। ये वाला एंगल हो ओमेगा टी। मेरे को बता सकते हो ये एंगल कितना है? फाइव होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको माइनस फाइव लगाना पड़ेगा। अब देखो माइनस फाइव क्यों लगाना पड़ा वो समझो, एक बार समझो, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा सारा। इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि पता है कि जब इंडक्टर होता है ना, तो उसमें करंट क्या रहता है? पीछे रहता है, और वोल्टेज आगे रहता है। तो अगर वोल्टेज अगर आगे तो करंट इसके पीछे ही होगा ना। तो अगर ई नॉट के साथ में तो ओमेगा टी लगा हुआ है, तो ये जो एंगल है कुछ समथिंग माइनस फाइव आएगा ना, ओमेगा टी माइनस फाइव। क्या लॉजिक समझ में आया? क्या बात समझ में? अब मैं हर एक को एक चीज को फिर से करवा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अब एक एक टर्म्स को मैं वापिस समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। और ये इक्वेशन बना बना लो, सॉल्व करना बड़ा मुश्किल रहेगा तो हम करेंगे नहीं, इसको कभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो पीक वैल्यू ये है, पीक एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओमेगा इनटू एल, है ना। तो इसके अक्रॉस जो पीक वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा? इसके अक्रॉस जो पीक वोल्टेज आएगा, तो
वी एल नॉट आएगा ई नॉट अपॉन एक्सएल। क्या बात समझ में? ऐसे वी आर नॉट क्या आएगा ई नॉट डिवाइडेड बाय ई नॉट डिवाइडेड बाय क्या आएगा आर। अब तुम कई बार समझते सर ये क्या जरूरी है कि ई नॉट ही होगा। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ ये ई नॉट कब होगा, सुनो ध्यान से। जैसे ही ये स्विच को ऑन करोगे, जैसे मान लो स्विच को ऑन करते, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो उतना ही डेवलप होता है जो इसके अक्रॉस है, और ये इतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है जिसको बैक ईएमएफ बोलते हैं, क्योंकि इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होने की कोशिश करेगी करंट जैसे स्टार्ट होगा। तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस, जो भी वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, और शुरुआत में इसके अक्रॉस वोल्टेज तो मैक्सिमम होगा, इसके थ्रू करंट जीरो होगा। तो जब इसके थ्रू करंट जीरो होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, जीरो होगी ना। क्या मेरी बात समझ में आई तुम्हें? मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज वही होगी जो ये वोल्टेज होगी ई नॉट। हाँ या ना? ऐसे ही एक टाइम ऐसा आएगा जब है ना इसके अक्रॉस वोल्टेज चेंज नहीं हो रही होगी, और वो चेंज कब नहीं होती, जब तुम्हें पता है ये ग्राफ जब यहाँ से यूं चलता है तो ये जो टाइम है यहाँ पे लगभग करंट कांस्टेंट रहता है। हाँ या ना? भाई साइनोसॉइडल वेरिंग है तो करंट लगभग यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, साइनोसॉइडली चेंज होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर जब करंट में कोई चेंज नहीं होगा, हाँ या ना, उस टाइम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा। तो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा। तो उस टाइम इसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगी, ई नॉट होगी। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? क्या ये फंडा समझ में आया? क्या ये फंडा समझ में आ गया अच्छी तरह से? सही बात है एकदम, ठीक है। और जो बात समझाने की कोशिश करोगे ना बस उसी पे जाना, ज्यादा मत सोचना। कोई डाउट हो तो बता देना तुम मेरे को, ठीक है। अब देखो क्या किया मैंने, ये दोनों चीजें आ गई। अब मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्या ये इक्वेशन सही है क्या? वी एल नॉट वी आर नॉट शुड बी इक्वल टू ई नॉट। ये बताओ क्या ये इक्वेशन सही है क्या? बताओ जल्दी बताओ क्या इक्वेशन सही है क्या? पूरा एसी का जस्ट इसी में छुपा हुआ है, ये समझ में आ गया, सब समझ में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं ये इक्वेशन सही है क्या? जवाब ही नहीं दे रहे तुम। अरे भाई कोई तो जवाब दे दो, यस नो। दूसरी इक्वेशन ये क्या, ये तो पीक वोल्टेज इनके अक्रॉस और ये पीक अप्लाइड वोल्टेज है। दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं, वी एल वी आर शुड बी इक्वल टू ई। दैट इज किसी इंस्टेंट पे इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज शुड बी इक्वल टू इसके अक्रॉस वोल्टेज। ये सही है क्या? फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है। सेकंड इक्वेशन में इंस्टैन्टेनियस वैल्यू है, ऊपर वाले में पीक वैल्यूज है। जवाब दो मेरे को, कौन देगा जवाब? आदित्य कह रहा है कि फर्स्ट सही है, बाकी और कोई जवाब? और कोई जवाब? अनवी कह रही है सेकंड सही है।
तो याद रखो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है हमेशा। मेरे बात समझ में क्या कहा मैंने? फर्स्ट हमेशा गलत है, सेकंड हमेशा सही है। लिख लो ये बात कि इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज का सम इक्वल टू एप्लाइड वोल्टेज के बराबर है, लेकिन पीक वोल्टेज का सम पीक वोल्टेज के बराबर नहीं होता। और ये पता कैसे पता चलता है? अब देखना कैसे पता चल रहा है। देखो मान लो करंट ये है, तो 90 डिग्री आगे वोल्टेज होगा VL0 और किसके अलोंग वोल्टेज होगा VR0 और इन दोनों का जो सम होगा वो होगा E0 और ये जो एंगल होगा ये होगा फाई। तो अगर तुम ध्यान से देखो इसके बीच में VL0 के बीच में रिलेशन क्या है? वो ये है VR0 का स्क्वायर VL0 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू E0 का स्क्वायर। दैट इज पीक वोल्टेज के बीच में ये वाला रिलेशन है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई सबको? ठीक है, दूसरी बात समझो तुम। इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट, इस वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू इस वाले वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट। दैट इज इसका ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट और इसका ये कंपोनेंट, दैट इज इन दोनों का जो सम है वो इसके इसके बराबर होगा। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इसका जो ये कंपोनेंट है वो क्या है? इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर। इसका जो ये कंपोनेंट क्या है? इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। और इसका ये कंपोनेंट क्या है? इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज अप्लाइड बाय दिस सोर्स। आई बात समझ में? तो ये जो कंपोनेंट लेके ऐड करना है वो इक्वेशन तो ये है, ये इंस्टैन्टेनियस वैल्यू है और पीक वैल्यूज के बीच में रिलेशन ये है। ये बात लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे मतलब सबसे। और पीक वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाई दिया मैंने तुम्हें। क्या बात समझ में आ गई? पीक वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाई दिया मैंने तुम्हें। पीक वैल्यू ऐसे निकालते और जब ये पता चल गया तुम्हें तो एक चीज और देख लो, tan फाई किसके बराबर आएगा? VL0 अपॉन VR0 tan फाई। तो यहां से फाई की वैल्यू आ गई, है ना? तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, देख के पता चल जाएगा तुम्हें। वो बात ये है कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा, एल लगा रखा, आर लगा रखा, वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो देखो क्या होगा, फाई इक्वल टू tan इनवर्स VL0 को क्या लिख सकते हो तुम? I0 इंटू एक्सएल अपॉन I0 इंटू आर, ये लिख सकते हो। I0 से I0 गायब हो गया तो फाई किसके बराबर आ गया? tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर।
है ना। तो 5 किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। अब मेरे को एक बात का जवाब दो, एक चीज पूछता हूं तुमसे, मेरे को ये बताओ, अगर इस सोर्स का ओमेगा मैं इंक्रीज करता जाऊं तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल बढ़ेगा या घटेगा? अगर वोल्टेज इंक्रीज कर, ओमेगा इंक्रीज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता जाऊं तो एंगल, करंट और वोल्टेज, हाँ या ना? तो देखो ये वाली वोल्टेज क्या है, इसका ये कंपोनेंट क्या देगा, ये देगा कि वी एल और वी आर के अक्रॉस क्या वोल्टेज है किसी भी टाइम पे, हाँ या ना, इन दोनों का सम। और ये आई क्या है, आई कहां गया, आई जो लिखा था, तो अब लिख दूंगा मैं, आई इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ये पूरा का पूरा एंगल ओमेगा टी होगा, -5। तुम्हें पता है कि करंट पीछे चलता है इसके अंदर। अब एक खास बात है, ये इक्वेशन समझ में आ गई सबको, ये इक्वेशन समझ में आ गई। अब मैं एक चीज लिखूंगा, ध्यान से देखना है तो मैं बात कर रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं और अब देखो क्या लिख रहा हूं, वी आर नॉट को क्या लिख सकता हूं मैं, आई नॉट इंटू आर का स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। वी एल नॉट को क्या लिख सकता हूं, आई नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स एल का स्क्वायर। सही बात है, इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं, आई नॉट का स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर। भाई ई नॉट किसके बराबर आएगा, आई नॉट इंटू समथिंग जेड, और जेड को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, दैट इज इंडक्टर प्लस रेजिस्टेंस। दोनों अगर साथ में लगेंगे तो करंट के फ्लो को क्या ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, उस ऑब्स्ट्रक्शन को बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं उसको, इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई सबको बेटा जी, ये बात समझ में आई सबको, इम्पीडेंस किसको बोलते हैं? जैसे एक सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस ही है तो जिसे बोलते हैं ना प्रतिरोध, हाँ या ना, ऑब्स्ट्रक्शन करना। तो अब इंडक्टर भी लगा दिया और रेजिस्टर भी लगा दिया, अब भी तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा ना, तो अब उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इम्पीडेंस बोलते हैं, IMPEDENCE, इम्पीडेंस। क्या बात समझ में आ गई सबको, पक्का? अब ध्यान से देखो इसको, आई नॉट स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर गायब हो जाएगा, हाँ या ना? तो इम्पीडेंस किसके बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर और उसका अंडर। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला ये आ गया। रेजिस्टेंस दे रखा है और एक्स एल की वैल्यू किसके बराबर होती है वो तुम सबको पता ही है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर। ये लो, ये इम्पीडेंस आ गया, हाँ है ना? क्या ये बात समझ में आई सबको? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? तो इस पूरे को लिख लो और फिर मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा और फिर तुमसे सॉल्व करवाऊंगा। फटाफट लिखो, फिर मैं इसमें वैल्यू पुट करवा के सॉल्व करवाता हूँ तुमसे।
लिख लो तो बता देना। ठीक है, अब मैं जो बात बोलता जा रहा हूँ ना, क्वेश्चन लिखो एक बार। इन ए सर्किट, in a circuit, an AC source of EMF, in a circuit, an AC source of EMF E equal to 500 sin 100t sin 100t, फिर आगे लिख दो वोल्ट, is applied to a circuit in which resistance of 400 ohm, in which a resistance of 400 ohm and inductor of inductance 3 Henry and inductor of inductance 3 Henry are connected in parallel. अब मैं कई चीजें पूछूंगा आपसे, आप बताते जाना मेरे को, ठीक है? अब पूछना शुरू करूं। मेरे को ये बताओ, इस सर्किट में क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है? इंडक्टिव रिएक्टेंस बताओ। पहला, फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है, जल्दी बताओ। अरे भाई बताओगे नहीं तो मैं करवाऊंगा कैसे? कोई नहीं बता। अरे यार, इंडक्टिव रिएक्टेंस पता है क्या होता है? XL होता है। XL कितना आएगा? तुम्हें सुनाई दे रहा है सबको?
चलो एक्सएल क्या होता है? ओमेगा इंटू एल होता है। ओमेगा कितना है? 100 और एल कितना है? 3। तो कितना हो गया? 300। और 300 क्या है? 300 ओम है। आई बात समझे? यूनिट क्या होती है इसकी? ओम होगी। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में? रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में? इंपेडेंस कितना है सर्किट का? इंपेडेंस क्या है सर्किट का? पचास है। 50 है, 500 है? 50 है, 500 है इंपेडेंस। तो गलत क्यों बता रहे हो भाई? इतनी बात समझ में आ गई सबको? इस सर्किट के अंदर जो मैंने दिया है, इसमें पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी? पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी? आई नॉट किसके बराबर आएगा? जैस्मिन सही बता रही हो, बताओ बेटा। आई नॉट कितना आएगा? आई नॉट मैक्सिमम करंट। इस फॉर्मूले को देखो, ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू जेड। तो आई नॉट कितना आएगा? यहां से पता चल जाएगा तुम्हें कितना आएगा। यार सबसे डिप्रेसिंग बात यही लगती है, इतना पढ़ाओ उसके बाद तुम जवाब ही नहीं देते। टेन कैसे आएगा बेटा? 1 आएगा। अनवी 10 कैसे आएगा बेटा? 1 आएगा, 1। क्योंकि इंपेडेंस आ रहा है 500। तो आई नॉट कितना आ गया? 1 आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब मेरे को ये बात बताओ, करंट कितना पीछे होगा वोल्टेज से? करंट कितना पीछे होगा वोल्टेज से? करंट कितना पीछे होगा वोल्टेज से? बेटा करंट कितना पीछे होगा वोल्टेज से? तो ये कितना एंगल आएगा? बिल्कुल सही है। कितना एंगल आएगा ये? बिल्कुल 37 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 37 डिग्री आएगा। तो मेरे को है ना फटाफट इक्वेशन लिख के बताओ करंट की। जो अप्लाइड वोल्टेज था ना, अप्लाइड वोल्टेज था, उसकी इक्वेशन है, मैंने लिखवाई है अप्लाइड वोल्टेज की इक्वेशन, E इक्वल टू 500 साइन 100t। तो आई की इक्वेशन क्या लिखोगे? पीक वैल्यू ऑफ करंट आई है इनटू साइन
100t प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस 37 डिग्री या माइनस 37 डिग्री, बिल्कुल माइनस 37 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज क्या आ गई, ये करंट आ गया किसी भी टाइम में, क्या आ गया, ये करंट आ गया है किसी भी टाइम पे जो इंडक्टर और रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा। अब ध्यान से सुनना जो मैं आगे एक चीज पूछने वाला हूं, किसी भी टाइम पे, ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं, किसी भी टाइम पे आपको बताना है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, किसी भी टाइम पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, किसी भी टाइम पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर चलो पहले उससे पहले बताओ, पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, सब पूछूंगा मैं तुमसे ना। तो सुनो, पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, एक मिनट, कनेक्शन अनस्टेबल, जस्ट ए मिनट। चलो वैसे तुम्हें तो दिख रहा है, मेरे को ही नहीं दिख रहा, ठीक है। तो देखो, पीक वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर विल बी इक्वल टू आई इंटू आर ही तो होता है। आई क्या है, यही है, आर इंटू 1 साइन 100t माइनस 37 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? है ना? आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू दी थी मैंने तुम्हें 400, तो वी आर किसके बराबर आ गया, 400 इंटू साइन 100t माइनस 37 डिग्री। क्या बात समझ में?
अब मैं बोलता हूँ किसी भी टाइम पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, किसी भी टाइम पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालना आपको, कैसे करोगे? किसी भी टाइम पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बताओ। तो देखो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, तुम्हें पता है जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है उससे 90 डिग्री आगे है, हाँ है ना? बात समझ में आई नहीं? तो अब तुम्हें ये पता है वी एल नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सी एक्सएल। तो वी एल नॉट ये आ गया 1 और एक्सएल किसके बराबर है? 300। तो इसके अक्रॉस पीक वोल्टेज आ गई 300 इंटू साइन। और तुम्हें पता है ये इस वोल्टेज से या इस करंट से 90 डिग्री आगे है, तो ये जो इसके अक्रॉस है, रेजिस्टर के अक्रॉस है, उसमें 90 डिग्री जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 100t माइनस 37 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा 300 साइन 100t प्लस 53 डिग्री। क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? हाँ है ना? तो अब एक जब एक बार बताओ, ये सर्किट समझ में आ गया तुम सबको कि कैसे सॉल्व होता है? सबको समझ में आ गया सर्किट कैसे सॉल्व होता है? अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये भी बताना है कि इस सर्किट के अंदर पावर कंजम्पशन कितनी है। तो देखो तुम पावर कंजम्पशन के लिए क्या करोगे वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। इस पूरे सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज है E इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, और करंट कितना है I इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई। तो कोई भी इंस्टेंटेनियस पावर होगा वो कितना आ जाएगा? ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस पाई। क्या बात समझ में आ गई? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो वो कितनी आ जाएगी? एवरेज वैल्यू ई नॉट इंटू आई नॉट, है ना? और इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लो एक टाइम पीरियड के लिए। क्या बात समझ में आई है? जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें इसका आंसर ये आएगा। और इसको तुम ध्यान से देखो तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और इस cos फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर।
क्या बात समझ में? देखो अभी के लिए, हाँ सुनो, अभी के लिए इतना ही काफी है क्योंकि नेट चल नहीं रहा मेरे पास लैपटॉप में। आज जो पढ़ाया वैसे समझ में आया तुम्हें? ठीक है, अगले लेक्चर में मैं ऐसे ही आरसी सर्किट और फिर एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट इसका लास्ट ही पार्ट है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर और लगेंगे और पूरा एकदम ऐसे एकदम जबरदस्त तरीके से हो जाएगा। फिर हम 2-3 लेक्चर इसके क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि दिमाग को डाइजेस्ट करने में डिफिकल्टी होती है। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? तो पहला तरीका क्या है, आपको क्या निकालना है, इंपेडेंस निकालना है। इंपेडेंस निकालना है, फिर आपको पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। पीक वैल्यू ऑफ करंट आएगी, फिर आपके पास पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ऐसे सॉल्व करना होगा। चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय।